अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन और शहर के बहुत ही मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी, अभी आज हमारा जो है वो नेफ्रोपैथी पे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दों की बीमारी के बारे में। प्रोग्राम का आगाज़ जो है मैं करूँगी एक सवाल से। पेशावर से किसी ने सवाल किया है कि उन्होंने अपना यूरिन टेस्ट करवाया है जिसमें उनकी प्रोटीन जो है वो उनको टेस्ट में पता चला है कि प्रोटीन जो है वो खारिज हो रही है। और साथ में ये भी बताती चलूँ कि ये जो मौसूफ़ हैं जिन्होंने सवाल पूछा है ये पिछले 10 साल से डायबिटिक है, तो इस हवाले से ये गाइडलाइन चाहते हैं। इनका ये मसला किस किस्म का है और इस बारे में आप इनको क्या गाइड करेंगे? मिस नादिया, जो यूरिन में प्रोटीन आने का मसला है वो बहुत सारी बीमारियों की निशानदेही करता है। जैसे अगर हम किसी यंग बच्चे में टेस्ट करवाते हैं और यूरिन में प्रोटीन आ रही होती है और वो 3+ में आ रही होती है तो यूजुअली वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की निशानदेही करती है। और अगर हम यूरिन में प्रोटीन करवाते हैं और वो एक 1+ में आ रही होती है तो आमतौर पर ये यूरिन में इन्फेक्शन का नतीजा होता है। यूरिन में प्रोटीन आने की कई सारी रीज़न्स हैं। प्रोटीन यूरिया एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आज चूँकि हम डायबिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डायबिटिक्स में यूरिन में प्रोटीन आने की वजह जो है वो डायबिटीज़ की वजह से किडनी की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यानी कि एक डायबिटीज़ की ही आगे मतलब कॉम्प्लिकेशन है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वो किडनीज को, नर्व्स को और आइज़ को इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। तो वो एक स्टेज आती है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है। और एल्ब्यूमिन का दूसरा मतलब आप यूरिन में प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो यूरिन में मेजर प्रोटीन निकलती है वो एल्ब्यूमिन फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये यूरिन प्रोटीन को अगर तो उनको इन्फेक्शन नहीं है तो ये हो सकता है कि डायबिटीज़ के वजह से किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो। ठीक है, और इसको किसी स्टेज पे रोका भी जा सकता है और इसकी प्रोग्रेशन को का स्लो जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने ये सवाल किया है उनको चाहिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे से और उनको चाहिए अपने कंसल्टेंट फिजिशियन या अपने डॉक्टर उनकी हिदायत पे अमल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो नेफ्रोपैथी यानी कि डायबिटीज़ में गुर्दों की बीमारी यानी कि कॉम्प्लिकेशन है, एक किस्म की गुर्दों की बीमारी जब हो जाती है तो ये किन अवामिल की वजह से ऐसा होता है कि डायबिटिक्स जो है वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं? ज़ियाबीतस के मरीज़ों में जो गुर्दों की बीमारी है ये बहुत ही एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और गुर्दे फेलियर की जो बहुत बड़ी रीज़न है 50% से ज़्यादा वो डायबिटीज़ को समझा जाता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन मेजर बीमारियाँ हैं जो गुर्दों की बीमारी का बायस बनते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो इसका मतलब है कि अगर वो उसको लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल रखता है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाएगी। तो कई और फैक्टर्स भी उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज़्यादा रखते हैं और 130-80 से कम नहीं रखते तो इसका मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करेगा टू डेवलपमेंट ऑफ नेफ्रोपैथी। यानी डायबिटिक में जो नेफ्रोपैथी थोड़ी लेट आनी है वो फिर जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक मेजर फैक्टर है अल्टरनेटिव मेडिकेशन का। हमारे यहाँ हर चीज़ के हवाले से आपने देखा होगा कि लोग अल्टरनेटिव मेडिकेशन का इस्तेमाल भी करते हैं खुद से। हालांकि आप देखें कि एयरपोर्ट जो है वो हम अल्टरनेटिव नहीं बनाते, हम एक ही एयरलाइन यूज़ करते हैं, एक ही एयरपोर्ट यूज़ करते हैं क्योंकि हम सेफ्टी चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी किसी ने अपना एक एयरपोर्ट बना लिया और वो कहता कि मैंने अपने जहाज़ उड़ाने हैं वहाँ से। ऐसे जहाज़ शायद कहीं और उड़ते हो लेकिन कम अज़ कम सफ़र के लिए यूज़ नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्रीटमेंट के वाले से बात कीजिए तो लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे कुछ ना कुछ उनका बिलीव बहरहाल है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पेशेंट्स रैपिड हल चाहते हैं हर चीज़ का। अच्छा, ये जो रैपिड पाथ होता है या जो तेज़ रिकवरी या क्विक रिकवरीज होती हैं और जो उनके जहन में होता है कि हमें कोई प्रॉम्प्ट किस्म का रिस्पांस भी मिले और बस 1-2 दिनों में हमारी सारी इलामात ख़त्म हो जाए और हमारे पेशेंट्स इलामात पे चलते हैं, उस पर वो नुकसान को नहीं देखते इतना ज़्यादा कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो आप देखिए किसी को पेन होती है, घुटनों में दर्द है, अब जो डायबिटिक है और जो हाइपरटेंसिव है और जो ओवरवेट है उसके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो घुटनों में पेन तो होएगी, तो वो उसका इलाज प्रॉपर आर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट से करवाने की बजाय
वो पेन किलर्स लेने पे उसको पेन किलर्स पे लग जाएंगे पेशेंट्स। और एज ए रिजल्ट पेन किलर ऐसी मेडिसिन हैं जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं मज़ीद। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट है, जब उनको एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन है, जैसे कि डायमिक्रोन है, जैसे ग्लूकोफेज है, डायमिक्रोन है, या कोई और अदर एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, अमरिलवेर है, तो लोग पहला सवाल पता क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे तो नहीं ख़राब करेंगी। लेकिन जब वो पेन किलर लेने जाते हैं तो कभी ये सवाल नहीं करते। तो मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि मेडिकेशन गुर्दों को ख़राब नहीं करती, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन आपके गुर्दों को ख़राब नहीं करती, ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। ओके। लेकिन जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाए तो हम मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करते, तब हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। ओके, राइट। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। यानी अगर पहले से गुर्दे ख़राब है तो हम ग्लूकोफेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि ग्लूकोफेज नामी या मेटफॉर्मिन नामी इसमें टॉलरेंस का इशू है कि अगर किसी के ऑलरेडी गुर्दों मसला है उसकी एक्सक्रीशन नहीं ना होती सही तरह। अच्छा। यानी जो भी मेडिकेशन है वो किडनी के थ्रू बाहर जानी बॉडी में से। ओके। तो अगर किडनी आपका पहले फेल है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मेडिकेशन है वो ब्लड में रहेगी और उसके मुज़र असरात बढ़ते जाएंगे बॉडी में। ओके। तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है जब GFR डिक्लाइन हो जाती है अच्छा, या ठीक है। क्रेटिनिन बढ़ जाती है पेशेंट। तो लोगों ने इस जो आप यूँ ही चूँकि गुर्दे ख़राब होते हैं हम मेडिकेशन बंद करके पेशेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसुलिन पे आ जाए, तो वहाँ से एक मिथ लोगों के जहन में ये है कि शायद जो मैं मेडिसिन ले रहा था उसकी वजह से मुझे गुर्दे ख़राब हो गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये आपका हाई ब्लड प्रेशर है, ये आपका हाई ब्लड शुगर लेवल है जो अरसा दराज तक ज़्यादा रहा है तो आपको उसके गुर्दों से डैमेज किया है। ठीक है। और इसका अगर हमने ये देखना हो कि ये गुर्दों का जो डैमेज है वो डायबिटीज़ की वजह से ही है तो हम साथ में आइज़ का एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। उसको हम कहते हैं फंडोस्कोपी। तो अगर आप फंडोस्कोपी देखते हैं, फंडस देखते हैं जो आपको एक कतरे डाल के पुतली को फैला के डॉक्टर देखता है आई का, और वो बताता है कि यहाँ पे भी डायबिटीज़ की वजह से तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि किडनी में भी तब्दीलियाँ उसी की वजह से कंफर्म हो जाता है। कंफर्म हो जाती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब अभी जैसे मैंने आपसे पहला सवाल किया था तो प्रोटीन यूरिन से आ रही थी, तो आपने कहा कि ये नेफ्रोपैथी है, गुर्दों की बीमारी की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल है डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग। जी। अब ये तो अब जैसे उसने ऑब्वियसली कोई टेस्ट करवाया होगा, तो मुझे ये फर्दर इस बारे में थोड़ा बताइए कि ये डायग्नोस करने के और क्या क्या तरीक़ेकार हैं। ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी होती हैं कि आप कितने अरसे बाद कौन से टेस्ट करवाते रहे। हमारे यहाँ लोग आमतौर पे अपना यूरिया क्रेटिनिन टेस्ट करवाते हैं और फिर उस पर मुतमईन हो जाते हैं कि हमारे चूँकि किडनी के टेस्ट दोनों ठीक आए हैं तो उनका ख्याल होता है कि हमारी किडनीज ठीक है। इसी तरह जब आप पेशेंट्स को कई दफ़ा गुर्दों के टेस्ट लिख के देते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे ठीक है। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता है? मुझे कभी यहाँ दर्द नहीं हुई। अच्छा, अब ये जो दर्द यहाँ पे होना है ये इन्फेक्शन की अलामत होती है। अगर आपको यहाँ किडनी की जगह पे दर्द होती है तो ये स्टोन्स की वजह से हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से किडनी में पेन नहीं होती। अच्छा। डायबिटीज़ की वजह से कोई डायबिटीज़ ने अलार्म भी नहीं बजाना कि आपकी किडनीज़ को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। ये आपके अर्ली टेस्ट करने की बात है जो आपको बताएगी कि डायबिटीज़ से किडनी इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर हमने बहुत शुरू में डायबिटीज़ की किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट्स को पकड़ना हो तो जिस टेस्ट को करवाया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी यूरिन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन को पिक करना। बहुत कम मिकदार में जब प्रोटीन आ रही होती है उसको पिक करने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ही जिसकी वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी कम होती है। आप उस स्टेज पे जब उसको पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी रिवर्सेबल है जी। इसको हम कहते हैं स्टेज 2 किडनी डिजीज़, यानी ये भी स्टेज 2 है। स्टेज 2 पे आप पकड़ लें बीमारी को, वहाँ पे हम कुछ इंटरवेंशन मेडिकेशन अभी जिक्र करूँगा वो दे सकते हैं और पेशेंट वहाँ से उसको रिवर्स कर सकता है। ठीक है। स्टेज 3 पे पेशेंट को यूरिन जब वो टेस्ट करवाने जाता है रूटीन का यूरिन टेस्ट, तो उसके यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है, उसको रिवर्स 1+, 2+ या 3+। वो रिवर्सेबल नहीं होती लेकिन किसी हद तक मैनेजेबल मामला ज़रूर होता है, तकलीफ दे नहीं रहता।
इसके बाद एक स्टेज आ जाती है जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर स्टेज होती है, CRF। और फिर इससे आगे एक स्टेज आ जाती है जब पेशेंट बिल्कुल ही डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है, उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़। वहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट ही उसको रिवर्स कर सकता है, वैसे नहीं। तो ये जो यूरिया क्रिएटिनिन जब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं तो अब एक तरह से वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे ट्रीटमेंट रीनल ट्रांसप्लांट है और वहाँ पे कोई और मेडिकेशन असर नहीं करती। हाँ, कुछ अरसे तक वो स्टेबल रह सकता है, वो अगर आप एहतियातें करें और अपने एक जो डॉक्टर इसको डील करता है जो किडनी के प्रॉब्लम्स को, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, नॉट यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जो है वो रब्ता करना चाहिए ऐसी स्टेज जब आ जाए। तो मैं पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी अपने गुर्दों की टेस्ट करवाने जाएँ तो आप माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया और यूरिया क्रिएटिनिन करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपके यूरिन में स्मॉल अमाउंट एल्ब्यूमिन भी आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड किडनी का साइज करने के लिए देखते हैं, उसमें कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग उसको देखते हैं, और फिर यूरिन का ये जो कैल्शियम फास्फेट के टेस्ट करते हैं, विटामिन डी का लेवल करवाते हैं, पैराथायराइड का लेवल करवाते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हम बाद में करते होते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, ट्रीटमेंट जो है उस पर रोशनी डालिए कि इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होता है मिस नादिया। सबसे पहले आप देखें कि एक पेशेंट माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया स्टेज पे आया तो ये रिवर्सेबल स्टेज है। यहाँ पे एक मेडिकेशन होती है जिसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। इनकी कॉमन मिसालें हैं जैसे इजीडे की मेडिकेशन है, डायोवेन है, लोसार्टन है, ये वेलसार्टन, आपकी रेमीप्रिल है। ये सारी मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्रोटीन को कम करती हैं और प्रोसेस को रोकती हैं। और जब पेशेंट रीनल फेलियर की स्टेज में आ जाता है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट में उसका हीमोग्लोबिन करेक्ट करते हैं, उसके यूरिया क्रिएटिनिन को कम रखने के लिए और स्टेबल रखने के लिए इकदाम करते हैं, उसकी डाइटरी प्रिकॉशंस करते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको रिप्लेस करते हैं, और इन्फेक्शन या ट्रीटेबल जो एलिमेंट होता है उसको ट्रीट करते हैं। यानी इसकी जब रीनल फेलियर की स्टेज आ जाए तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन जब आपका माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज है तो वहाँ पे आपका फिजिशियन आपको गाइड करेगा कि कौन सी मेडिकेशन लें जिनसे इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपनी ओपिनियन का इज़हार कीजिए इनबॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करें और उनका जवाब दें। अगले हफ्ते दोबारा से इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।